नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के एजेंडे में चाबहार बंदरगाह और गैस क्षेत्र का विकास सबसे ऊपर। कारोबार और आतंकवाद पर भी होगी चर्चा। 2 दिन के दौरे पर आज होंगे रवाना। असम में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री से मिले सोनोवाल। विधायक दल की बैठक आज। तमिलनाडु में जयललिता का शपथ ग्रहण कल। थंजावुर और अरावकुरुची सीट पर 13 जून को मतदान। नीट पर अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति ने मांगी कानून की सलाह। अध्यादेश से राज्य बोर्डों के छात्रों को नीट से मिलेगी छूट। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालने के लिए दी मंजूरी। बांग्लादेश में चक्रवात रुआनु से भारी तबाही। 24 की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। 44,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। सुरक्षित निकाले गए 5 लाख लोग। और पारे ने किया उत्तर से लेकर दक्षिण का हाल बेहाल। फलौदी में 51 डिग्री पहुंचा तापमान। टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। यूपी में 2 की मौत। और खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। आपको बता दें कि भारत और ईरान के आपसी संबंधों और व्यापारिक भागीदारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले देश के पेट्रोलियम कंपनियों ने ईरान का बकाया $6.4 बिलियन की पहली किस्त अदा कर दी है। प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई और राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात कर कई और अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। The Prime Minister will call on the Supreme Leader of Iran and will hold talks on a wide range of subjects of mutual interest with President Dr. Rouhani. India and Iran share long-standing civilizational ties. Iran is situated in India's extended neighborhood, and the two countries have significant overlap in their economic and security space. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का मुख्य जोर आपसी संपर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार पर होगा। वहीं ईरान के साथ ऊर्जा भागीदारी, द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर भी खासा ध्यान होगा। We'll seek to build on these commonalities by focusing on specific cooperation in regional connectivity and infrastructure, developing energy partnership, boosting bilateral trade, facilitating people-to-people interaction in various spheres, and promoting peace and stability in the region. ईरान में स्थित चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान का एक रास्ता मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान से होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। दोनों देशों ने 2003 में चाबहार के विकास पर सहमति जताई थी। ये बंदरगाह पाकिस्तान ईरान सीमा के करीब है। ईरान से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के हटने के बाद हो रही प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं। कुर्बान अली, तेहरान, राज्यसभा टीवी। और तेहरान से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता कुर्बान अली हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुर्बान, आपसे जानना चाहेंगे, ईरान से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को हटने के बाद प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कितना अहम माना जाए? जी, ये बहुत अहम दौरा है प्रधानमंत्री का और इसे काफी अहमियत दी जा रही है, इसलिए कि भारत और ईरान के एक पारस्परिक सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं कई दशकों से, कई वर्षों से। और जब आर्थिक प्रतिबंध लगे थे ईरान के खिलाफ, उस वक्त भी भारत ने ईरान के साथ जितना संभव हो सकता था उस वक्त अपने संबंध रखे थे और तेल का भी आयात किया था। और उसके लिए भारतीय मुद्रा में ही जो बार्टर सिस्टम होता है उसके आधार पर उसे पैसा देने की बात हुई थी और दिया भी था। और अभी जो बकाया है उसकी पहली किस्त अदा कर दी गई है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि लगभग $6.5 अरब जो कि ईरान का पैसा भारत की तरफ बनता है उसे बहुत जल्दी अदा कर दिया जाएगा। और साथ ही जो ईरान के साथ भारत तेल का आयात करता है उसे अब बढ़ा करके
दोगुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ एक चाबहार बंदरगाह बनने वाला है और उसके निर्माण में भारत काफी निवेश करने वाला है, और जो अन्य योजनाएं हैं जिसमें कि यातायात है, अर्थव्यवस्था है, पूंजी निवेश है, बंदरगाह निर्माण है और सांस्कृतिक सहयोग, इसके लिए भारत ने 20 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है और ऐलान किया है कि लगभग 20 अरब डॉलर भारत ईरान के विकास में देगा। तो इसे काफी संभावनाओं के साथ देखा जा रहा है, और आज शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समय अनुसार लगभग 7 बजे यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे गुरुद्वारे जाएंगे जहाँ उनका स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद ईरान के नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, जो कल भी होगी। और कल जो भारत और ईरान के बीच एक समझौता होने वाला है, उस मौके पर ईरान के अलावा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी उसमें शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया कुर्बान अली इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। और इधर बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल ने कल प्रधानमंत्री से असम में सरकार गठन को लेकर चर्चा की। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। उधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। वो कल 28 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी। उधर केरल के नए मुख्यमंत्री बनने वाले पिनराई विजयन ने वीएस अच्युतानंदन से मुलाकात की। एआईएडीएमके विधायक दल की नेता चुने जाने के एक दिन बाद जयललिता ने शनिवार को राज्यपाल के रोसैया से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उधर तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष EVKS एलन और महासचिव मुकुल वासनिक ने डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि से मुलाकात की। चुनाव में धन बल के प्रयोग के डीएमके के आरोप के बाद ये मुलाकात हुई। There are many questions which have been raised in different parts of Tamil Nadu about the malpractices which may have taken place, but these are issues which may have to be gone in. उधर केरल में सीपीएम नेता पिनराई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ सरकार बुधवार को शपथ लेगी। विजयन ने शनिवार को वीएस अच्युतानंदन से मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। अच्युतानंदन ने कहा कि वो केरल की जनता के लिए चौकीदारी करते रहेंगे। विजयन ने ओमन चांडी से भी मुलाकात की। തൊട്ട് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായിട്ട് സൗഹൃദം പങ്കിട്ടു വന്നതേ ഉള്ളൂ. പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. इस बीच असम में बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। इसमें सर्बानंद सोनोवाल को नेता चुना जाएगा। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सोनोवाल ने घुसपैठ रोकने को प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लगी सीमा 2 साल के भीतर सील कर दी जाएगी। साथ ही निवासियों की पहचान के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने का काम भी प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और डीएमके ने तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता TKS इलानगोवन और संगठन मंत्री RS भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। राज्य की 6 सीटों पर 11 जून को चुनाव होना है। विधानसभा में मौजूदा स्थिति के हिसाब से डीएमके 2 सीट आसानी से जीत सकती है। वहीं 4 सीटें AIADMK को मिलने की संभावना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस साल एकीकृत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के दायरे से राज्य बोर्डों को बाहर रखने के लिए अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी है। पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही ये कहा है कि कुछ सवालों पर वो विधि विशेषज्ञों से मशविरा कर रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर अध्यादेश का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालना है, जिसमें यह कहा गया था कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी मेडिकल कॉलेज नीट के दायरे में आएंगे। एक बार अध्यादेश जारी होने पर राज्य सरकारी बोर्डों के छात्रों को 24 जुलाई को NEET में नहीं बैठना होगा। हालांकि उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से एकीकृत प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता परीक्षा यानी कि नीट लागू हो चुका है और निजी मेडिकल कॉलेज इसके दायरे में आएंगे। कांग्रेस ने NEET लागू करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में JP नड्डा ने कहा कि इस गंभीर विषय में राजनीति से बचना चाहिए और सरकार राज्यों की चिंताओं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर ही रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है।
ऐसे सेंसिटिव मैटर पर राजनीतिकरण हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो नीट के दायरे के अंतर्गत ही आएंगे, इसलिए वो जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को हम पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्याय संगत तरीके से प्रैक्टिकली इसको कैसे पूरा किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में इस साल लड़कियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि दक्षिणी राज्यों के रिजल्ट सबसे अच्छे रहे हैं। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में पहला स्थान हासिल करने वाली सुकृति गुप्ता को ये सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिली। सुकृति को कुल 500 अंकों में से 497 अंक मिले हैं। इस साल परीक्षा में 10,65,179 छात्र बैठे थे। इनमें से 83% सफल रहे। लड़कियों में 88.58% छात्राएं सफल रहीं, जबकि लड़कों में 78.85%। कंसेप्ट्स क्लियर रखो, पाइल ऑन मत करो चीजों को। जो चीज नहीं समझ आ रही उसी टाइम पे समझो। एंड इट्स डिफिकल्ट, इट्स गोना गेट डिफिकल्ट, बट देन अगर आपने मेहनत किया तो एंड में यू विल बी हैप्पी। सीबीएसई के मुताबिक तिरुवनंतपुरम क्षेत्र से सबसे ज्यादा 97.61% परीक्षार्थी सफल हुए। इसके बाद चेन्नई से 92.63% बच्चे पास हुए। सीबीएसई ने लगातार दूसरे साल एक ही दिन सारे नतीजे घोषित किए हैं। रिजल्ट की जहां तक हम बात करें तो 1.02% रिजल्ट जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 82% रिजल्ट रहा था, इस दफ़ा 83.2। तो बढ़ोतरी तो है और ये अच्छे आसार हैं। बच्चों को इस साल से डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा। बच्चों को डिजिटल लॉकर की जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस से मिलेगी। सीबीएसई की परीक्षा 1 मार्च से 26 अप्रैल के बीच हुई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और देश में करीब 20 करोड़ 24 लाख हिंदू परिवार रहते हैं। मुस्लिम परिवारों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख है, जबकि ईसाई परिवारों की तादाद 63 लाख है। 2011 की जनगणना से ये आंकड़े सामने आए हैं। देश में 41 लाख सिख परिवार हैं और 19 लाख जैन परिवार हैं। देश में कुल परिवारों की संख्या 24 करोड़ 88 लाख है। हिंदू परिवार में औसत 4.9 लोग तो मुस्लिम परिवार में 5.6 लोग रहते हैं। वहीं ईसाई परिवार में 4.5, सिख परिवार में 5.1 और जैन परिवार में 4.8 लोग रहते हैं। वहीं ईसाइयों में 17.4% परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कल बीजेपी सांसद तरुण विजय का हालचाल जाना। तरुण विजय पर चक्राता के सिलगुड़ देवता मंदिर से निकलते वक्त हमला किया गया था। वो इस मंदिर में कुछ दलित नेताओं के साथ गए थे। बीजेपी सांसद का देहरादून के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर बीजेपी ने कहा है कि कार्यक्रम के बारे में प्रशासन को जानकारी थी, फिर भी ऐसी घटना हुई। कमिश्नर नरवाल को मैंने वहां भेज दिया है, वो ये जांच करके बताएंगे दोष कहां पर है, और पुलिस और जो प्रशासन दोनों मिल करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को फिर भी कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। ये कानून व्यवस्था के फेलियर का केस है और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। रक्षा प्रवक्ता कर्नल SD गोस्वामी ने ये जानकारी दी है। जवानों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जिले के दुर्गमल्ला में हुई। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली की थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। साल गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। शनिवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर और चुरू देश के सबसे गर्म इलाके रहे। यहां पे तापमान 49.2 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में शनिवार का तापमान 47.3 डिग्री था, जबकि हरियाणा के हिसार में तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नागपुर में गर्मी अपने शबाब पर थी। यहां कल का तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी दिल्ली में कल का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी के चलते 2 लोगों की जान चली गई है और इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिन गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले राजस्थान के फलौदी में तापमान 51 डिग्री तक पहुंच चुका है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भीषण सूखे की मार झेल रहे ओडिशा को केंद्रीय मदद देने की मांग की। केंद्र सरकार ने अभी तक सूखा राहत के लिए ओडिशा को 600 करोड़ रुपए की राशि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूखा पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। देश के 13 राज्य इस समय भीषण सूखे की चपेट में हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को अतिरिक्त खाद्यान्न मुहैया कराया गया है और दूसरे राज्यों से भी उनकी जरूरत के मुताबिक मदद दी जा रही है। और उधर सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा के लातूर में कल से जल हल पदयात्रा शुरू हो गई है। ये 10 दिन बाद बुंदेलखंड के महोबा में खत्म होगी। इस यात्रा का मकसद सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी और सूखे से निपटने को लेकर लोगों को जागरूक करना है। भारत माता की जय। शेतकरी मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मराठवाड़ा से शुरू हुई ये जल हल पदयात्रा सूखे और पानी की मार झेल रहे लोगों का दर्द बांटने की कोशिश है। महाराष्ट्र के लातूर से शुरू होकर ये यात्रा 31 मई को बुंदेलखंड के महोबा में खत्म होगी। इस दौरान ये लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में जाकर लोगों को सूखे से निपटने के लिए जागरूक करेंगे। गांव-गांव में पैदल जा रहे हैं, लोगों के पास सूचना लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में, लोगों के पास संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम आगे से भूख और प्यास से इस देश से दुष्काल में किसी को पीड़ित नहीं होने देंगे। पदयात्रा में जल बिरादरी के राजेंद्र सिंह भी शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार की अनदेखी, अनियोजित विकास और जल प्रबंधन की कमी के चलते हालात इतने खराब हुए हैं। इसके लिए अब लोगों को आगे आना होगा। ये जो विकास का दौर हमारे देश में चला, इसने विनाश किया, इसने विस्थापन किया, इसने बेपानी बनाया। यहाँ पर कितनी बारिश होती है, इस बारिश का पानी यदि ठीक से रोका जाता तो लातूर कदाचित बेपानी न होता। तो हमें पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ानी होगी। जल हल पदयात्रा का मकसद सूखे की जमीनी हकीकत को समझना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देना है। साथ ही अदालत के आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए स्थानीय समितियां बनाई जाएंगी। देश के 13 राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं। इसमें मराठवाड़ा और बुंदेलखंड के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लातूर में तो ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। कोई प्यासा और भूखा न होगा अब और
सुखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर चक्रवात रोनू दक्षिण राज्यों में तबाही मचाने के बाद बांग्लादेश की ओर बढ़ गया है। तूफान से बांग्लादेश में भी भारी तबाही मची है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5.25 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। 88 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा के साथ आए इस चक्रवात ने बारिसाल चटगांव क्षेत्र पर बहुत बुरा असर डाला है और अन्य हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। देश में शनिवार तड़के से ही ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई और गरज के साथ बौछारें पड़ी, आंधी और तेज हवा भी चली। श्रीलंका में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 71 हो गई, जबकि अब भी 125 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बीच भारत समेत दुनिया भर से वहां राहत सामग्रियों का पहुंचना जारी है। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब राहत का काम जोरों पर है। भारत समेत दुनिया भर से राहत सामान का पहुंचना जारी है। श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय नौसेना के 2 जहाज वहां पहुंच चुके हैं। INS सतलज और सुनैना अपने साथ दवाइयां, कंबल, खाने पीने का सामान के अलावा जरूरत की दूसरी चीजों को लेकर पहुंच चुके हैं। Load that we are carrying from here is mainly medicines, water purifiers and disease set and all. The rest of the load that we'll be picking up from Chennai is mainly the tentage, basically, which will be used by those people who are recovered from the flooded area. श्रीलंका में जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों से भी मदद पहुंच रही है। वहीं अब तक लापता 127 लोगों की तलाश जारी है। श्रीलंका में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ की वजह से 22 जिलों के 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हैं। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने लोगों को मदद के लिए आगे आने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया के 7 धनी देशों यानी कि G7 के समूह ने कर चोरी रोकने के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। पनामा पेपर लीक में बड़े पैमाने पर कर चोरी का खुलासा होने के बाद ये बात कही गई। जापान के सेंडाई में इन देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर चिंता जताई गई। तय हुआ कि सभी देश स्थानीय जरूरतों के हिसाब से मौद्रिक, वित्तीय और ढांचागत सुधार करेंगे। इन देशों ने मुद्रा की कीमत में हस्तक्षेप के खिलाफ भी चेतावनी दी। समूह ने आतंकियों के वित्तीय ढांचे को भी खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख मुल्ला अख्तर मसूद के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने की खबर है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान की सीमा के अंदर एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की मौत हो गई। यह हमला कल पाकिस्तानी समय के मुताबिक करीब 3 बजे किया गया। मसूर मुल्ला उमर का सहायक रह चुका है। तालिबान ने अपने मुल्ला उमर के मारे जाने के बाद जुलाई 2015 में मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नया प्रमुख चुना था। और इराक में शनिवार को भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के शवों के साथ जुलूस निकाले और सरकार विरोधी नारेबाजी की। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में घुस आए। इसके बाद सुरक्षा बल की गोलीबारी में कम से कम 4 प्रदर्शनकारी मारे गए, जबकि 90 लोग घायल हो गए। इराक में शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के समर्थक लंबे समय से सरकार में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार में घिरे मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह विशेषज्ञों को मंत्रालय में जगह दी जाए। और परमाणु प्रतिबंध हटने के बावजूद अमेरिका और ईरान में के रिश्तों में खटास जारी है। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने शनिवार को कहा, अमेरिका ईरान के साथ व्यापारिक प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहा। जरीफ के मुताबिक अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध हटने के बावजूद ईरान के प्रति नजरिया नहीं बदला और ये सही नहीं है। जरीफ के मुताबिक अमेरिका को ईरान के साथ व्यापार को लेकर सकारात्मक रुख दिखाना होगा। इससे पहले शुक्रवार को पश्चिमी देशों ने ईरान के साथ कानूनी तौर पर व्यापार की वकालत की थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज से 5 दिन के एशिया के दौरे पर हैं। ओबामा 3 दिन वियतनाम रहेंगे। इसके बाद G7 देशों के सम्मेलन में भाग लेंगे। वो जापान जाएंगे। पिछले 41 साल के दौरान वियतनाम जाने वाले ओबामा तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अपने जापान दौरे पर ओबामा हिरोशिमा युद्ध स्मारक जाएंगे। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये
पहला दौरा है। अपने इस एशिया दौरे पर ओबामा व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा करेंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कल 25वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर देर शाम एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने 2 मिनट का मौन कर दिवंगत प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री थे और तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में एक आतंकी हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों पर कायम रहने की सलाह दी है। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने ये बातें कही। राजीव गांधी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के विचार हमेशा कायम रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में उन्हें याद करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि राजीव जी को नफरत की राजनीति ने छीन लिया, लेकिन उनके विचार हमेशा कायम रहेंगे। नफरत और आतंक का कारोबार चलाने वाली ताकतों ने राजीव जी को हमसे जरूर छीन लिया, लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों को ये ताकतें हमसे कभी नहीं छीन सकती। सोनिया गांधी ने कहा कि देश के विकास में राजीव गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विचारधारा से समझौता न करने की सलाह दी। बुनियादी उसूलों को भुलाकर हासिल की गई कोई भी सफलता कभी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने देश को गुमराह करने वाली ताकतों से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व से युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने की हिमायत की। आज उनको हमें समझना पड़ेगा, युवाओं के एस्पिरेशंस को हमको समझना पड़ेगा कि आज युवाओं के हाथ में हमें बागडोर सौंपनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये पहला मौका था जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। युवक कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के एजेंडे में चाबहार बंदरगाह और गैस क्षेत्र का विकास सबसे ऊपर। कारोबार और आतंकवाद पर भी होगी चर्चा। 2 दिन के दौरे पर आज होंगे रवाना। असम में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री से मिले सोनोवाल। विधायक दल की बैठक आज। तमिलनाडु में जयललिता का शपथ ग्रहण कल। थंजावुर और अरावकुरुची सीट पर 13 जून को मतदान। नीट पर अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति ने मांगी कानूनी सलाह। अध्यादेश से राज्य बोर्डों के छात्रों को नीट से मिलेगी छूट। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालने के लिए दी मंजूरी। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान रोनू से भारी तबाही, 24 की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी, 40,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। सुरक्षित निकाले गए 5 लाख लोग। और पारे ने किया उत्तर से लेकर दक्षिण का हाल बेहाल। श्रीगंगानगर और चुरू में 49 के पार पहुंचा तापमान। यूपी में 2 की मौत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए तरकश।